हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस विद सचिन कुमार में। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में आया हुआ पेपर। एग्ज़ाम डेट है हमारी 4/6/2019 और हमारी शिफ्ट है 3rd। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो है आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप जो है वीडियो देख लेंगे और फिर उसके बाद भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से और हम स्टार्ट करते हैं आज वाला अपना पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है, उसे इसकी लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। उसने कहा एक वस्तु की कीमत 800 रुपये में बेचने पर। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इस वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया है। कहने का मतलब ये है कि 800 रुपये क्या हुआ, उसका सेलिंग प्राइस। 800 रुपये में बेचने पर उसको क्या होता है, 20% की हानि, मतलब 20% का लॉस हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया है, इसका सीपी निकाल लिया है। सीपी निकालने के बाद हमें पता लगा है कि हमारा 1000 रुपये सीपी आ चुका है। अब उसने कहा है कि उसे इसकी लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। जैसे कि हमें पता लग चुका है कि हमारा जो है 1000 रुपये कॉस्ट प्राइस है और हमें क्या करना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है और उसको बेचना है। तो हम जो है डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि वो 1250 रुपये में बिकेगी वस्तु। अगर 1250 रुपये में बिकेगी तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कैसे निकाल दिया है मैं आपको बता देता हूँ। 1000 इंटू हमें कितना प्रॉफिट लेना है, 25% का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर दिया तो 1250। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 1250 आंसर आया है। ठीक, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं इस प्रकार हैं। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो है एक सर्कल बनाना है। ये हमारा क्या बन चुका है, सर्कल बना लिया है। ये इसका एक सेंटर है। इस सर्कल में दो हमारी जीवाएं हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जीवाएं हैं कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी। तो मैं क्या करता हूँ, एक जीवा ये बना दी है ए बी और दूसरी जीवा ये बना दी है सी डी। ठीक है, उसने हमसे एक बात कही है। उसने क्या कहा है कि ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने कहा है कि सी डी जो है वो ए बी का 2 गुना है। अब सी डी हमारी 6 सेंटीमीटर, वो ए बी हमारी अगर 6 सेंटीमीटर है और सी डी को कहा है कि सी डी जो है ए बी की 2 गुनी है, तो ये अगर 6 है तो सी डी हो जाएगी हमारी 12। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारी हो जाएगी 12, पर इस सी से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा है यदि उन जीवाओं के बीच की दूरी सीडी की लंबाई के 1/4 के बराबर है। अब देखिए सीडी की जो लंबाई है वो कितनी है हमारी, सी से डी तक 12 सेंटीमीटर। 12 का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से यहाँ तक है 12, 12 का 1/4 निकाल दिया तो कितना आया, 3। ठीक है, तो यहाँ से जो है इन दो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है, 3। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। तो वृत्त की त्रिज्या उसने हमसे पूछी है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। हम देखते हैं यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से मिला दूँ तो ये हमारी सर्कल की क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। और अगर मैं इसको ए से इस तरह से मिला दूँ तो ये भी जो है हमारी एक रेडियस बन जाएगी। ठीक है,
तो हमें जो है यहाँ पर दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं उनका जो है नाम लेना चाहूँ तो OCM और दूसरा ट्रायंगल है OAM। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल OCM में अगर मैं करने लगूँ तो हमारा OCM में क्या होगा, इसको O से लेकर L की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ P। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर मुझे रेडियस निकालनी है OC तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, रेडियस बराबर है तो मैं जो है डायरेक्ट ही लाइन में रेडियस को बराबर रख लूँगा। तो क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर। कर्ण जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसी तरह से अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल OAM में। ठीक, तो OAM में क्या होगा, आधार स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस लंब स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा OM। 3 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और O से L तक की दूरी है हमारी कितनी, P, तो वो हो जाएगा हमारा P+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, P+3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 36 को घटाया, 36 घटाने के बाद में ये आ जाएगा मेरा 27। अब मुझे क्या करना है, P+3 का होल स्क्वायर, इस P को इधर लेकर के चला जाऊंगा तो P स्क्वायर। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इनको जोड़ दूँ और एक बार घटा दूँ। 27 इक्वल्स टू, एक बार जोड़ने पर P+3 प्लस P इंटू, एक बार तो मैंने जोड़ दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार इनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, P से P कैंसिल। अब अगर मैं करना चाहूँ तो ये डायरेक्ट ही यहाँ से इस 3 से इसको काट सकता हूँ। 9 बार P और P कितना हुआ हमारा, 2P प्लस 3। तो P की वैल्यू हमारी कितनी आई, 9 में से 3 गया 6 और 2 से काटने के बाद में आ जाएगा हमारा 3। जो P की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है, 3। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है सर्कल की रेडियस। रेडियस निकालने के लिए जो है अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में OCL में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना है P और P की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए 3 तिया 9, O से लेकर L की लंबाई जो है वो हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर हो जाएगा 9 और आधार स्क्वायर 36। 9 और 36 कितना हुआ, 45। जब हम 45 का रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3√5। ठीक है, तो यही हमारी जो है इस सर्कल की रेडियस होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हमें दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू P। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें जो है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से पता है। तो हमें दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू P, टेन थीटा इक्वल्स टू P। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/P। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 2 सेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा P प्लस 1/P। ठीक है, अब सेक थीटा इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ, 1 प्लस P स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2P। ठीक है, ये यहाँ तक जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको थोड़ा जो है कुछ याद दिलाना चाहूँगा। इससे पहले जो एक सेट कराया है उससे पहले भी एक सेट कराया था, 2 सेट में अभी तक जो है मैथ की कंप्लीट करा चुका हूँ। तो उन दोनों ही सेट में इस तरह का हमारे क्वेश्चन आया था, पर अलग अलग तरह से क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, लॉजिक हमारा सेम था पर क्वेश्चन जो है थोड़ा हल्का फुल्का सा जो है उनमें डिफरेंस था। ठीक,
तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा आपको याद दिला रहा हूँ मैं। उसमें जो है मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक हमारा ट्रायंगल है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो आप जो है मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है एक बार उसको देखना, तो आपको जो है ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक, उसमें मैंने क्या बताया था कि हमारा अगर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर्ण है तो हमारा जो है ये होगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लंब होगा, और 2PQ हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, अगर हमारा एक ट्रायंगल है और वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स हम ये ले सकते हैं। ठीक है, इसका हमारा जो है थोड़ा हेल्प होती है। ठीक, अब देखिए जैसे कि जो है अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी का ही इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाला हूँ। सेक थीटा अगर हम बात करते हैं लाल बटे काका की मदद से, तो सेक थीटा हमारा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो हमारा कर्ण क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर। इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस पी स्क्वायर, जहाँ पर भी क्यू है हमारा वहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, 1 कर दूँगा। ठीक, तो ये हमारा जो है ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ पर जो है मुझे क्या करना है, क्यू की वैल्यू जो है 1 करनी है, तो ये मेरा जो है क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 2p हो जाएगा, ये 1 माइनस पी स्क्वायर और ये 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने हमसे पूछा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। कोसेक थीटा निकालने के लिए हमको क्या पता करना है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, हमें क्या पता करना है, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू होगा हमारा कर्ण बटे लंब। तो हमारा कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ से पता लग रहा है हमें कि 1 प्लस पी स्क्वायर, और लंब कितना है हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि हम जो है इस 1 को इधर भी कर सकते हैं प्लस में, तो हमको जो है 1 को इधर लिख दें या इधर इस साइड लिख दें या इस साइड लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 हमारा जो क्वेश्चन है वो है पाई चार्ट से टेबल से रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 में उसने हमसे क्या कहा है, वर्ष 2015 में ए और वर्ष 2014 में बी। ठीक है, वर्ष 2015 में ए कितना है, वो है हमारा 56, और 2014 में बी कितना है, वो है हमारा 48। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 54। ठीक है, वर्ष 2015 में ए कितना है हमारा 56, और 14 में बी कितना है हमारा 48। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद उसने क्वेश्चन कहा है तथा वर्ष 2017 में सी और 2018 में ई। 17 में सी कितना है, 17 में सी है हमारा 57, और 2018 में ई, 2018 में ई कितना है हमारा 60। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 117। ठीक, अब उसने कहा है पर ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात, हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 × 104 और 13 × 117। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8/9 या फिर 8:9। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि यदि डी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, डी, अब हमें क्या करना है, डी है हमारा ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा डी प्रकार के जो है जो डाटा है, जो भी
यदि डी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। 25, 45, 40, 55, 35। अगर हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आएगा, इनको ऐड करने के बाद 55, ऐड करने के बाद इनको आ जाएगा हमारा 200, क्योंकि हमें जो है इनको दिखाना है पाई चार्ट में, तो 200 इक्वल्स टू होगा 360 डिग्री पाई चार्ट में दिखाना है। और हम जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो पिछले सेट करे हैं हमने, तो उनमें भी आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इस तरह के क्वेश्चन का आइडिया हो चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, 0 से 0 काट दिया, 4 पंजे 20 और 4 नीम 36। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 2015 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का केंद्रीय कोण कितना है। ठीक है, डी में जो है 2015 में कितना है, डी में 2015 में कितना है 45, तो हमारा 5 बराबर है 9 डिग्री के, तो 45 डिग्री, 45 बराबर कितने हो जाएगा 81 डिग्री के। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जो हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है वो इतने मुश्किल नहीं होते हैं। अभी मैं जो है आपको 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 54 और एक क्वेश्चन नंबर है 55। तो आप देख रहे होंगे कि 54 में भी हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। हमें जो है डेटा गिवन था, हमें उस डेटा को समझना था और जो उसने क्वेश्चन में हमसे कहा था उसको हमें करना था। क्वेश्चन भी कोई इतना मुश्किल नहीं था, इसमें क्या करना था, हमें ऐड करना था। ठीक है, इनको भी ऐड करना था और आपस में इनको डिवाइड करना था और हमारा आंसर आ जाना था। ठीक है, इसके लिए हमें जो है 2 नंबर मिलने वाले थे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2 नंबर लेना इतना मुश्किल है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। हमें क्या करना था, ये ऐड करना था, जो डी का डेटा था उसको हमने ऐड करा, उसको 360 के बराबर रख दिया क्योंकि हमें डिग्री में बताना था। तो जब हमें जो है इसको ऐसे कर दिया तो हमें पता करना था कि 45 बराबर कितने होगा। ठीक है, और इतनी कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं। 5 बराबर 9 के था तो 45 बराबर 81 के हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है, वर्ष 2015 से 2017 के दौरान डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2014, 15, 16 और 18 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम रहा। ठीक है, देखिए मैं आपको जो है एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। उसमें हमें जो है मैक्सिमम किन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। एक तो हमें जोड़ना आना चाहिए, वो हम सभी को आता है, घटाना आना चाहिए, वो भी सब जानते हैं, और जो है तीसरी बात होगी वो परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज निकालना। और जो भी स्टूडेंट एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो सभी जो है वो परसेंटेज निकालना जानते होंगे। ठीक है, तो बस अब देखिए ज़रा जो है 56 भी हमारा कितना आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, 15 से 17 तक, 15 से 17 तक, और लेना किसको है, डी को। 15 में कितना है 45, 16 में कितना है 40 और 17 में कितना है 55। जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 56, तो हम इनको ऐड करेंगे 45, 40 प्लस 55 बराबर कितना आ जाएगा 140। ठीक है, अब उसके बाद 15 से 17 तक हमने जो है ऐड कर दिया है कि कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2014, 15 और 16 और 18, तो हमें जो है क्या करना है, 2014 में ई कितना है। ठीक है, 2014 में ई कितना है 40, 15 में ई कितना है 48, 16 में ई कितना है 52, 17 हमें लेना नहीं है, हमें क्या लेना है 18, 18 में कितना है 60। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो हमारा है 40 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 60 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 200। ठीक है,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। उसने पूछा है कि ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम रहा। हम जानते हैं कि कम कौन है, 140 कम है या 200 कम है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि 140 कम है। तो 200 से 140 कितना कम है, 200 से 140 60 कम है। तो अब हमें यही निकालना था कि कितने प्रतिशत कम है। जब हमारा 60 कम है तो अब हम इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। तो कितना आ जाएगा, 30%। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या ऐसी मुश्किल बात थी जो हम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको हम नहीं कर सकते, और मेरे नज़र में ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, और आपको भी जो है मुझे लगता है ये काफ़ी आसान ही लग रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या है, 2015 में सी तथा 18 में ई प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। अब हमें क्या करना है, 2015 में सी को देखना है। 2015 में सी कितना है, ठीक है, 2015 में सी हमारा है 42, ठीक है, और 2018 में ई कितना है, 2018 में ई कितना है हमारा 60। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का कुल निकालना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 में है 42 प्लस 60, ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ठीक, यही अभी तक का क्वेश्चन हमारा यही है। तो 15 में सी और 18 में ई प्रकार की कारों का कुल उत्पादन वो हम निकाल चुके हैं। वर्ष 2014 और 17 में कारों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2014 और 17 में, देखिए 2014 कौन सा है, ये, ठीक है, 64, 48, 33, 25, 40 इन सभी को ऐड करना है। 2017 में कारें कौन कौन सी होंगी, 63, 64, 57, 55, 61, ये सभी जो है हमारी 2017 की कारें होंगी। तो अब हमें क्या करना है, 2014 की कारों को सभी को जोड़ लेना है और 2017 की कारों को हमें सभी को जोड़ लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जब हम इन 2014 की कारों को जब हम जोड़ लेंगे तो इनको जोड़ने के बाद में आएगा हमारा 210, ठीक है, और 2017 की कारों को जब हम जोड़ लेंगे तो 2017 की कारों को जोड़ने के बाद में आएगा हमारा 300, ठीक है, आएगा हमारा 300। तो इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2014 और 17 में कारों के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत किसको पूछा है, सी और ई को, और वो कौन कौन सी, 2015 और 18 में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, 2015 और 18 वाले जो है उनके डेटा को जोड़ लिया है। अब 2014 का टोटल डेटा ले लिया है और 17 का टोटल डेटा ले लिया है। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 510। ठीक है, तो इसने पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि 102 जो है वो 510 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई, 51 से जो है 2 बार कट गया, तो कितना आया हमारा 20%। तो हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है और आपको जो है दिख गया होगा कि इसमें जो है कुछ भी ऐसी बात नहीं थी जो हम नहीं कर सकते हैं। इस सेट के अंदर हमारे 4 क्वेश्चन थे जो डाटा इंटरप्रिटेशन से थे, 54, 55, 56 और 57। ठीक है, और हम जो है चारों ही क्वेश्चन कर चुके हैं और वो भी बड़े आसान से। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम इन 8 नंबर को छोड़ सकते हैं पेपर में। तो मैं आपसे भी जो है यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन 8 नंबर को अपने पक्का कर लीजिए। इसमें हमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाना है जिसको हमें याद रखना है, और इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। क्या करना है, ऐड करना है और जैसे वो बोल रहा है उसको ऐसे ही कर देना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 में उसने कहा है ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात जो है वो क्या है हमारा 7:5:4।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, A/B/C, ठीक है। इनकी जो दक्षताओं का अनुपात है 7:5:4, 7:5:4, ठीक है। अब उसने हमसे कहा है कि एक साथ काम करते हुए वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वे तीनों जो है 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन तीनों? A, B और C। हम देखते हैं कि एक दिन में अगर ये काम करते हैं 4 और 5 9 और 7 16, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं? 16 काम, ठीक है। और इनको कहा गया है कि ये तीनों मिलकर 35 दिन तक काम करते हैं, ठीक। जब ये तीनों मिलकर 35 दिन तक काम करेंगे तो ये हमारा जो है कर लेंगे 560 काम, ठीक। अभी तक उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब उसके बाद उसने कहा है A और B एक साथ 28 दिन काम करते हैं, ठीक है। ये इधर A और B एक साथ 28 दिन काम करते हैं। C अकेले से इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अब हम क्या देखते हैं, A और B जो है एक दिन में, यहाँ से A और B एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 और 5 12, ठीक है। अगर ये एक दिन में 12 काम करते हैं और ये अगर 28 दिनों तक काम करेंगे, 12 को 28 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 336, ठीक है। अब बचेगा हमारा 324 काम। अब ये जो 324 काम है, अब उसने हमसे पूछा है A और B एक साथ 28 दिन काम करते हैं, C अकेले शेष कार्य कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि C अकेले इस काम को 224 काम को अगर हम C से कराएंगे, C एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, तो 56 डेज। तो ये अगर हमारा जो है C इस काम को अकेले करेगा तो हमारा जो है वो 56 दिन लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसका जो है हमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आई है और हमने इसका आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 की तरफ, जो कि हमारा है अलजेब्रा से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर जैसा आप देख रहे होंगे कि A² + B² + 64 C², इस तरह से जो है इसको अब हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन हमें लग रहा होगा कि हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम सोचते हैं कि वैल्यू अज्यूम कर लें, ठीक, अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर ले, पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो है वैल्यू पुट करने में समस्या आएगी। अब आप सोचने लगेंगे कि पता नहीं कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, मतलब रखी जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको जो है एक आसान तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले वाला जो पेपर मैंने कराया था उसमें भी मैंने जो है इस तरीके को बताया था, और वही तरीका जो है इस बार फिर दोबारा बताने वाला हूँ। तो आपको जो है समझ जाना चाहिए कि इस तरीके पर जो है हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, A की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 × A का मल्टीपल जो है वो कितना है? A है, और उसके मल्टीप्लाई में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि A का मल्टीपल है हमारा 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन इस साइड जो A² का मल्टीपल है वो कितना है? वो भी 1 है, तो 1/1 मतलब 1, ठीक है। तो A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें पता करनी है B की वैल्यू। B की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, सॉरी B का मल्टीपल देखना पड़ेगा। B का मल्टीपल कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। और इधर हम देखते हैं कि B² का मल्टीपल क्या है, ठीक है। B² का मल्टीपल इधर क्या है, इधर हमारा है 1, तो इसका मतलब है 1/1 1, ठीक। अब हमें निकालना है C का। देखिए कि इस वाले जो क्वेश्चन में इसमें है क्या, इसमें यही लॉजिक है। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में सोचने लगेंगे कि A और B तो दिया गया है पर C यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या सोचने लगेंगे कि C की वैल्यू जो है 0 रखनी है हमें, और यही हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा गलत,
ठीक है, क्योंकि हमें जो है सी की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। इधर यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर 16C लिखा हुआ है, तो यही हमें क्या करना है, इस 16C को इधर लेकर के जाना है और उसमें से हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो हमारा जो है इधर से इधर जाएगा तो माइनस का 8C बच जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। तो हम क्या करते हैं, C का जो है जब C की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 8 अपॉन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे C² का मल्टीपल कितना है, 64, और यहाँ पर हमने जो इधर लेकर के जाना पड़ेगा 2 के बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तब जो है A + B माइनस 8C और इन सभी के बाहर रहेगा हमारा 2 कॉमन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप जो है वीडियो को थोड़ा पीछे करना और उसको दोबारा सुनना, दोबारा देखना कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, तो हमारी जो है C की वैल्यू आ जाएगी -8 अपॉन 64, 8 एकम 8 और 8 8 64। ठीक है, तो C की वैल्यू आ चुकी है हमारी -1/8। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 4A⁷ प्लस B⁷ प्लस 8C⁴। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमें पता करना है 4A की पावर कितनी, 7, तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, ठीक है, इंटू 1 प्लस B की पावर कितनी है हमारी 7, तो B की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, 1। 1 की पावर हम जो है कितनी भी रखेंगे तो वो 1 ही आएगा। लास्ट में है हमारा 8 इंटू C की वैल्यू हमारी कितनी है, -1/8, तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 1/64 आ जाएगा। 8 से इसको काट देंगे तो 4 और 1 5, 5 सही 1/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 सही 1/8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 की तरफ। ठीक है, 60 हमारा क्या है, 2 सही 7/8, इसको मैंने क्या करा है, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जो इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसमें क्या चल रहा होगा, आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7/3 लिखेंगे। फिर का, क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड मास के रूल से हम का को पहले सॉल्व करेंगे, और 6 तिया 18, 18 और 5 23, 23/6 और यहाँ पर 7/3, फिर उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जहाँ पर जो है का और डिवाइड दिया गया है, तो मैं इसको जो है आपको एक थोड़े दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ, और मुझे लगता है शायद आपको जो है जो मैं बताने वाला हूँ वो आसान लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या करना है मुझे, 6 6 18 और 5 23, 23, ठीक है, 23/6 डिवाइड 2/7, ये जो है यहाँ पर इसको मैंने, और ये जो हमारा ये है 2 सही 1/3, इसको मैं क्या करता हूँ, इंटू 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। यही मेरी जो है इसमें एक हल्की सी ट्रिक थी। ठीक है, अगर हमें कभी का और डिवाइड दिया गया है तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा करके इसके साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा 7 से 7 कट जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप करके देखना इसको, अगर आप जैसे जो है इसको का को पहले सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको जो है थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करने की तरफ, करने के लिए इनटू, देखिए अब 5 चौक 20 और 1 21, 21 अपॉन कितना है 5, डिवाइड कितना है 2/3। अब इसको जो का के साथ ये है, अब मैं इसको भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी ट्रिक लगाऊंगा।
7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होगा 20, तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा 7 इंटू, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इंटू 5/9। ठीक, इसमें क्या है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा अभी अजीब लग रहा हो, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा जो है ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, 7 × 21, 5 चौक 20। ठीक है, अब हमारा जो है लगभग समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमारा काफ़ी आसान हो चुका है। ठीक है, 23/8 डिवाइड बाई, हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 23/6। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो ये हमारा मल्टीप्लाई का निशान है इसको मैंने जो है वो डिवाइड का निशान है इसको मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/2। ठीक है, इनटू, अब हमारा ये क्या है 4 × 12, ये भी हमारा डिवाइड है, इस डिवाइड को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई के लिए जो है हमारा कितना हो जाएगा 3/2 और इंटू 5/9। ठीक है, तो क्या होगा अब देख लिए, 2 × 12, 3 से काटता हूँ, 3 × 3 9 और 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, लास्ट में आ चुका हमारा 10। इसको हम क्या करते हैं 3 × 3, 3 दूनी 6, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है कितना 23/4। ठीक है, तो इसको मैं जो है यहाँ पर क्या करता हूँ 23/8, इस डिवाइड को मैं क्या कर दूँगा, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 4/23। इस 23 से ये गया, इस 4 से ये 2 बार चला गया और इस 2 से ये हमारा जो है 5 बार चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आजकल, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है लगभग हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा जो है इस तरह का जो है पक्का ही मिलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इसको आप जो है अपने तरह से भी जो है जैसे भी आपको अच्छा लगता है ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे अच्छा लगा या फिर जो मुझे लगा कि मुझे ये आपको तरीका बताना चाहिए तो मैंने बताया है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है x + y बराबर दिया गया है 1, x + y इक्वल्स टू दिया गया है 1 और ये हमें दिया गया है xy इंटू में xy - 2 इक्वल्स टू दिया गया है 12 और हमसे पूछा गया है x⁴ + y⁴। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करते हैं होल स्क्वायर निकालते हैं इसका, x² + y² + 2xy इक्वल्स टू 1, x² + y² इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - 2xy। मैं क्या करता हूँ दोबारा से इसके होल स्क्वायर कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा x⁴ y⁴ प्लस 2x² और y² इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस का 2xy। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैंने क्या करा 2xy कॉमन ले दिया। जब 2xy कॉमन लूँगा यहाँ से तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर 2xy माइनस 2xy और माइनस का 2, नहीं हाँ ठीक है, मुझे जो है यहाँ पर 4xy कॉमन लेना चाहिए था। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैं इस लाइन को दोबारा से लिख देता हूँ 1 प्लस इसको 1 + 4x² y² में से इसको मैं पहले घटा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² y² माइनस 4xy। ठीक है, 1 प्लस अब मैं क्या करूँगा 2xy कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा xy माइनस 2। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे xy इंटू
एक्स वाई माइनस टू, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस टू, ये हमें क्या है, ये गिवन है। एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस टू की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 12, ठीक है, 1 प्लस, ठीक। तो अब ये हमारी जो है ये यहाँ तक कितनी बच जाएगी, 12, 12 इंटू टू 24, 24 और 1 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई तो इस वजह से फ्लो थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कौन सा है, ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है यदि 8 अंकों की संख्या है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 179x091y, ठीक है। संख्या 88 से विभाज्य है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। देखिए हमें जो है कोई भी नंबर अगर हमारा 88 से मतलब 88 से डिवाइड होगा तो वो 11 और 8 से अलग अलग डिवाइड होना ज़रूरी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो हमारे 8 से ज़रूर ही कटने चाहिए, तभी हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 एकम 8 बचे कितने, 1, 8 एकम 8 बचे कितने, 3 और 8 चौक 32। तो हमें जो है यहाँ पर y की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2, ठीक है। अगर हम y की जगह यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 और 11 से 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस तरह से हम जो है इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 9 2 11, 11 प्लस x 11 और 7 18, ठीक है। तो एक हमारा हो चुका है 18, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनका 1 प्लस 0 1, 1 और 9 कितना हुआ, 10, 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, प्लस में x भी है और माइनस क्या कर देंगे 11। तो हमें जो है 18 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। 7 में अगर हम कितना, 7 में अगर हम 4 और जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, ठीक। तो अब हमारा जो है 11 से कटने का क्या होगा कि या तो इनों का जो सम है, इनका सम माइनस इनका सम बराबर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर माइनस जो है कोई ऐसी संख्या आ जाए जो हमारी 11 से कटती हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 4 रख देंगे तो हमारी ऐसी संख्या बन जाएगी कि जो हमारी 11 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 11 से कटने के लिए हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 4, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं इससे पिछले वाले सेट में भी करा चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है 5x माइनस 8y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 5 को 4 x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 5 चौक 20 माइनस 8 2 y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 8 दूनी 16, 20 माइनस 16 कितना आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 20 माइनस 16 4 आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहा गया है कि 25,000 रुपये की कोई धनराशि है, ठीक है। उसको 2 वर्षों पर जो है ब्याज, 2 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है, ठीक। और ब्याज पर देने के बाद हमें पता करना है कि उसका जो है 8 माह के बेस पर हम उससे जो है ब्याज ले रहे हैं, ठीक है। यदि ब्याज 8 माह चक्रीय है तो हमें जो है टोटल ब्याज कितना मिलेगा, ठीक। तो देखिए मैं आपको जो है इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको नहीं पता है, आपको पता है सालाना, छमाही, तिमाही, चौमाही, ज़्यादातर इस तरह का पता होता है। लेकिन 8 माह के अगर हिसाब से लिया जाएगा तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है आपको कि 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें लेना है 8 के हिसाब से, 8 महीने के, हर 8 महीने के बाद हमें उससे ब्याज लेना है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समय, ठीक है।
तो जो भी हमें समय दिया गया है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 वर्ष, तो 2 समय को हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। अब हमें जो है ब्याज निकालना पड़ेगा, वो 3 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, दर, ठीक है ना, रेट और टाइम, ठीक। अब हमें जो रेट दिया गया है अभी तक वो कितना है हमारा 12%, तो 12 इंटू, अब देखिए अगर हम जो है समय को निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट ही 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम रेट निकाल रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं कि समय को तो करते हैं गुना और दर को जो है करते हैं डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 3/2 2/3 बन जाएगा, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तो अब हमारी जो है जो दर होगी वो हो जाएगी हमारी 8%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 साल का ब्याज निकालना है। 3 साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3A + 3B + C, ये हमारा 3 साल का ब्याज निकालने का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपना रूल है, ठीक। तो हमें कितना है 25,000 रुपये हैं, 25,000 का 8% निकालना है, तो 25 अट्ठे कितना होगा 200 और 1 0 और, तो हमारी जो है ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A की, ठीक है। 2000 2 थिया कितना हो जाएगा हमारा 6000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब 2000 इंटू इसका क्या करेंगे 8% निकाल देंगे, 8 दूनी 16 160, 160 ये हमारा निकल चुका है B। 16 तिया कितना होगा 48, 48 मतलब 480 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 160 का कितना 8%, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 अट्ठे 128 और ये 12 पॉइंट कितना होगा 12.8, 12.8 लगभग समझो कि 13, ठीक है। और उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि 1 रुपये के लगभग में हमें बताना है, तो 12.8 लगभग समझो कि 13 रुपये ही हो गए हमारे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर देंगे 83946, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम उसका आंसर बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 में कहा गया है 27x³ - 343y³, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालना है हमें, ठीक। देखिए अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं पिछले 2 साइड से आपको बताता आ रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इनकी डायरेक्ट ही वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जब हम इसकी होल क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे और उसको खोलेंगे तो ये तो हमारा कट ही जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर जब होगा, क्योंकि ये 3 का ही 27 क्यूब बनता है, ठीक है। 3 की अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा 27 बन जाएगा। तो हमारा ये कट जाने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A² + B² + AB, ठीक है। तो A² जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, B, ठीक है, BY², तो 7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 49, ठीक है। अब हमारा बन जाएगा AB, तो 3 और 7, 3 7 21, ठीक है, 21xy बन जाएगा हमारा। और यहाँ पर कितना है 7cxy, तो 7c बराबर हो जाएगा 21, तो 7 तिया 21, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है 4a - b + 5c, 4a - b + 5c। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 चौक 36, सॉरी माइनस b कितना है 49 और 5 दिया 15, ठीक है। अब 5 और 6 और 5 कितना होगा 11 और 2 और 3 होगा 5, 51 - 49, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आपको नहीं पता लगा है कि जो है हम इनके डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि हम इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पूरा मेथड करके समझाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है।
तो 65 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है हमें 21, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 7 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर होगा। ठीक है, तो 65 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है 21। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 7, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 49 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी 21, तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 49 माइनस कितना हो जाएगा 21, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 से ये गया तो कितना आ जाएगा हमारा 14, 14 आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप क्या करते हैं, आप वीडियो पूरा देख लेते हैं और लाइक करते नहीं हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसी अच्छी वीडियो और पाने के लिए जो है मुझे बताइए कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए और किस किस चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।